प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। झारखंड के किसानों को भी मिलेगा फायदा। विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन प्रश्नकाल में जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने दिया जवाब। भोजन अवकाश के बाद कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर होगी चर्चा। राज्य कैबिनेट की बैठक में कल 40 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड में अब पर्यटकों पर लगेगा टैक्स। 23 जिलों में बनेंगे पुस्तकालय। और राज्य में आज और कल मौसम रहेगा शुष्क। तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। 15 से फिर बदलेगा मौसम। 18 मार्च तक कई जिलों में छाएंगे बादल। बारिश की भी संभावना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से असम के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के क्रम में प्रधानमंत्री असम को 47,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पूर्वोत्तर भारत के विकास को नई गति देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 और 14 मार्च को असम के दौरे पर रहेंगे। अपने इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 36,279 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पहले दिन प्रधानमंत्री कोकराझार में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान पीएम बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्षेत्र के लिए 4,574 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री 3 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें कामाख्या चारलापल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस, नारंगी अगरतला एक्सप्रेस, गुवाहाटी न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस शामिल हैं। इन रेल सेवाओं से पूर्वोत्तर क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी। इसके साथ ही असम माला 3.0 योजना के तहत 883 किलोमीटर सड़कों और 36 नए पुलों के निर्माण की भी शुरुआत की जाएगी। गुवाहाटी में प्रधानमंत्री करीब 8,841 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इनमें फुरकाटिंग तिनसुकिया रेलवे डबल लाइन परियोजना, चापरमुख डिब्रूगढ़ रेलवे विद्युतीकरण परियोजना, रंगिया मुरकोंग सेलेक रेलवे विद्युतीकरण परियोजना शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री कपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे, जिसकी लागत करीब 2,320 करोड़ रुपए है। दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री गुवाहाटी सिलचर एक्सप्रेस हाईवे का शिलान्यास करेंगे। करीब 22,864 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये हाईवे असम की कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को नई गति देगा। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में एक विशेष कार्यक्रम के दौरान चाय बागान श्रमिकों को भूमि पट्टा वितरण की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे। इसे चाय जनजाति समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के प्रयासों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को पूर्वोत्तर भारत में विकास परियोजनाओं को नई गति देने और बोडोलैंड क्षेत्र में समग्र सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के जरिए इस क्षेत्र में विकास और कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। गुवाहाटी में मेरे सहयोगी उर्मिलेश भट्ट और कोकराझार में कैमरा सहयोगी रमाकांत के साथ मैं अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री अपने दौरे के क्रम में असम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त के अंतर्गत 9 करोड़ 32 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,640 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की मेहनत और सरकार की नीतियों से देश के अन्न भंडार भरे पड़े हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी कामाख्या की नगरी गुवाहाटी से लगभग 9 करोड़ 32 लाख किसानों के खाते में 18,640 करोड़ रुपए की राशि
डीबीटी के माध्यम से अंतरित करेंगे। फरवरी 2019 में ये योजना प्रारंभ हुई थी, तब से अब तक किसानों के खाते में 4,09,000 करोड़ से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से डाली जा चुकी है। 22वीं किस्त जारी होने के साथ ही ये राशि बढ़ के 4,27,000 करोड़ से अधिक हो जाएगी। चावल के उत्पादन में 150 मिलियन टन के साथ भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 पर आ गया है। संपूर्ण खाद्यान्न अगर हम देखें तो 2014 तक 252 मिलियन टन उत्पादन था, वह बढ़ के 357 मिलियन टन हो गया है। संसद में आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने हंगामा किया, जिसके कारण प्रश्नकाल बाधित हुआ और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। स्पीकर ओम बिरला ने पहले स्थगन के दौरान विपक्षी सदस्यों को नसीहत देते हुए कहा कि सदन की मर्यादा और पवित्रता के साथ खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसा करने पर सदस्यों को दंडित किया जाएगा। सदन की पवित्रता, चाहे संसद के परिसर के अंदर हो, चाहे संसद के बाहर हो, संसद की पवित्रता, मर्यादा, प्रतिष्ठा बनाने की सबकी जिम्मेदारी है। और जिस तरीके का आचरण व्यवहार आप कर रहे हैं, सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। और अगर आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, नियोजित गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। झारखंड विधानसभा में आज प्रश्नकाल सुचारू रूप से चला। कांग्रेस के राजेश कच्छप ने जमीन का म्यूटेशन नहीं होने के कारण रैयतों को हो रही परेशानी का सवाल उठाया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने भी इसका समर्थन किया। जवाब में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुवा ने सदन को म्यूटेशन में आ रही विसंगतियों को दूर करने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि लिखित शिकायत मिलने पर सरकार त्वरित कार्रवाई करेगी। विधानसभा में आज भोजन अवकाश के बाद कल्याण विभाग के अनुदान मांग पर चर्चा होगी तथा उस पर सदन की मंजूरी ली जाएगी। वो कैसे करेगा? उसके लिए जगह तो चाहिए ना। क्या मैनुअल करेगा या फिर उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? क्या कराना पड़ेगा? और रही बात सीओ और एलआरडीसी की, अरे हमारे लोग सीओ के पास नहीं घुस पाते हैं महोदय, जो सच्चाई है स्वीकार करना पड़ेगा। मेरा ये अनुरोध है आपके माध्यम से मंत्री जी, कैंप लगा के हर एक पंचायत स्तर पे कि जिनका मैनुअल कटता था, जिनका ऑनलाइन में नाम नहीं दर्ज है, आप कैंप लगवाइए पंचायत भवन में और उसको अपने कोई जिला से पदाधिकारी भेजिए, ताकि कितना आवेदन प्राप्त हुआ, कितना का ऑनलाइन इन्होंने किया, ताकि आपके नजर आप डायरेक्ट सीओ पे मत छोड़िए। माननीय सभी सदस्यों के द्वारा इस बात पर चिंता व्यक्त की गई है। सत्ता पक्ष विपक्ष सभी लोगों का मानना है कि इस तरह की जो विसंगतियां हैं और जो लोगों की परेशानी है उसको हम लोग निश्चित दूर करेंगे। और जहां तक सीओ और विभाग के लोगों को भी मैं बात साफ नहीं कर सकता हूं, लेकिन कुछ अनियमितता करने के कारण से भी इस तरह की स्थितियां बनती है। तो शुरू से गलतियां आई है, लेकिन इतना स्पष्ट मैं करता हूं कि सरकार पारदर्शिता से काम करेगी। कहीं भी यदि लिखित रूप से शिकायत प्राप्त हुआ किसी सीओ या किसी के बारे में, तो निश्चित तौर पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। विभागीय सचिव वंदना दादेल ने विस्तार से कैबिनेट बैठक की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना का लाभ अब झारखंड के बाहर की तकनीकी महाविद्यालय की छात्राओं को भी मिलेगा। बैठक में झारखंड टूरिस्ट टैक्स रूल 2025 को भी स्वीकृति दी गई। संबद्ध हैं उनकी छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन इस संशोधन के बाद जो अन्य उच्च शिक्षण संस्थान हैं जहां पर छात्राएं तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
और साथ ही साथ जो आवेदन देने की प्रक्रिया में भी कुछ सरलीकरण किया गया है। यहाँ पर वर्तमान में सिर्फ जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो एफिलिएटेड थे उनको मिल रहा था, लेकिन अभी बाकी जो संस्थाएं हैं, हायर एजुकेशन संस्थाएं जहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन लड़कियाँ ले रही हैं, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। विभाग से झारखंड राज्य में इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च की स्थापना हेतु प्राकृत राशि 22 करोड़ 3,31,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति और इसके विरुद्ध भारत सरकार द्वारा 17 करोड़ रुपए का अनुदान है। टाटा मोटर्स जमशेदपुर द्वारा 1 करोड़ 82 लाख राशि का वहन किया जाएगा और शेष राशि राज्यांश है जो कि 3 करोड़ 21,31,000। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से रांची के विमेंस कॉलेज साइंस ब्लॉक में अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए प्रस्तावित 528 शैया के छात्रावास निर्माण योजना के स्थल परिवर्तन एवं नए स्थल पर निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में वर्तमान में इसका निर्माण आदिवासी ये कल्याण कॉम्प्लेक्स जो मोराबादी में अवस्थित है उसके सामने स्थित परिसर में छात्रावास का निर्माण होगा। झारखंड में कृषि और बागवानी क्षेत्र के लिए कल एक बड़ी पहल हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में झारखंड उद्यान निदेशालय और भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह समारोह झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौते से राज्य में क्षेत्र का विकास और विस्तार होगा। श्री सोरेन ने कहा कि इसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज राज्य में पुलिस व्यवस्था को और मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 12 नए अत्याधुनिक थानों का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न थानों को 636 पेट्रोलिंग वाहन और 849 दोपहिया वाहन भी सौंपे जाएंगे। ये वाहन पुलिस की त्वरित कार्रवाई, गश्त व्यवस्था और कानून व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में सहायक होंगे। सरकार द्वारा कुल 1,255 पेट्रोलिंग वाहन और 1,697 दोपहिया वाहन स्वीकृति किए गए हैं। इनमें से पहले चरण में इन वाहनों का वितरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कल कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिन ज्योति गोगोई ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एवं उनके बीच आगामी असम चुनाव सहित झारखंड में चल रहे कई अन्य विकासात्मक मुद्दों पर चर्चा हुई। मौके पर असम जातीय परिषद के अन्य सदस्य एवं पदाधिकारीगण उपस्थित थे। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता भारती घोष ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। हजारीबाग में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह दावा किया। अपने दौरे के क्रम में उन्होंने यहां बंगाली समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। ये 11 इयर्स ऑफ टॉर्चर, अन्याय जो हो रहा है आप देख रहे हो ना, बंगाली इधर उधर करके निकल के डिफरेंट एरियाज में सेटल डाउन किया। 2 करोड़ 64 लाख बंगालीज बाहर है पेट के लिए, तो इन सभी को वापस लेके आना है और इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करना है और इसी के लिए हमको एक चेंज्ड बंगाल, परिवर्तित बंगाल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का सरकार चाहिए, डबल इंजन सरकार चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हम सोनार बांग्ला गठन करेंगे। केंद्र सरकार ने संसद में आश्वासन दिया है कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित कर ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि देश में कच्चे तेल की स्थिति मजबूत है और घरेलू एलपीजी उत्पादन में 28% की वृद्धि हुई है। भारत
की रिफाइनरियां अब अपनी पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और कई जगह 100% से भी ज्यादा क्षमता का इस्तेमाल हो रहा है। और यही कहना है पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। कल लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री ने पूरे देश के सामने कच्चे तेल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल के मामले में स्थिति को सामने रखा और कहा कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ, एविएशन टरबाइन फ्यूल और फ्यूल ऑयल की कहीं भी कोई कमी नहीं है और इनकी पूरी उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। मूवमेंट फॉर रूमर मॉन्गरिंग और फेक नैरेटिव्स, इंडिया इज नेविगेटिंग द मोस्ट सिवियर ग्लोबल एनर्जी डिसरप्शन इन रिकॉर्डेड हिस्ट्री. Crude supply is flowing, gas is prioritized for homes and farms, LPG production has been stepped up by 28%. Hence, in the last 5 days, LPG production has been increased by 28% through refinery directive, and further procurement is actually underway. Domestic supply is fully protected and the delivery cycle is unchanged. Hoarding and panic booking at the distributor and retail level driven by consumer anxiety rather than any actual supply shortage. The House should be clear on this. The rush booking pressure in some localities reflects a demand distortion, not a production or supply failure. प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी ने आज विधानसभा में पेट्रोलियम और गैस की किल्लत के मामले पर सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि देश में तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। राज्य की सत्ता पर काबिज राजनीतिक पार्टियां इस विषय को लेकर अराजकता पैदा कर रही हैं। कोई एलपीजी की कमी है, क्या नौटंकी है? ये तो नौटंकी कर रहे हैं। अब इन लोगों को तो पैदल आना चाहिए, इन लोगों का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अध्यक्ष महोदय, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ये लोग ये कर रहे हैं और यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जब कोई कमी नहीं है तब ये लोग इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं और सत्ता में बैठे हुए लोग ऐसा कर रहे हैं तो। रांची में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा को लेकर बैठक हुई। बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उपभोक्ताओं से पैनिक बुकिंग नहीं करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सर्वर अपग्रेडेशन के कारण बुकिंग में अस्थायी समस्या आई है, जिसे जल्द ठीक कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि रांची में इंडियन गैस सेवा के सर्वर अपग्रेडेशन के कारण उपभोक्ताओं को गैस रीफिलिंग के लिए फिलहाल मैनुअल बुकिंग की सुविधा दी गई है। साथ ही स्पष्ट किया गया कि जिले में गैस की पर्याप्त आपूर्ति उपलब्ध है और कालाबाजारी या अवैध भंडारण की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रांची जिले में जनगणना 2027 के प्रथम चरण एवं मकान की गणना के लिए कल से जिला अधिकारियों तथा तकनीकी सहायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है। उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना विकास की योजनाओं एवं नीतियों के निर्धारण के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि लगभग 1.5 दशक के बाद यह जनगणना होने जा रही है, जिसमें आम नागरिकों को सहयोग करना चाहिए। सही जनगणना ही देश के विकास की दिशा और दशा तय करेगी। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में रांची के मोहम्मद इश्तियाक रहमान ने 354वां रैंक प्राप्त किया है। उनकी इस सफलता से परिजन और रांचीवासी काफी खुश हैं। राजधानी रांची के फिरदौस नगर निवासी मोहम्मद इश्तियाक रहमान ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता पाई है। तीसरे प्रयास में उन्होंने 354वां रैंक हासिल किया। उन्होंने सफलता का श्रेय अपने परिजनों और गुरुजनों को दिया है। मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन मेरी घर से हुई है, तो यहाँ पे जो फैमिली सपोर्ट है वो एक इकोसिस्टम जो प्रोवाइड किया गया है, मेरे ब्रदर हैं, मम्मी हैं और जो बहन लोग हैं, तो वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा है, जो कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट और एक सपोर्टिव इन्वायरमेंट के लिए जिसको क्रेडिट दे सकते हैं। मोहम्मद इश्तियाक रहमान की सफलता से परिजन खासे उत्साहित हैं।
परिजनों ने कहा कि इश्तियाक प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक में हमेशा अव्वल रहे हैं। उन्होंने बताया कि लगातार परिश्रम के बाद इश्तियाक को कामयाबी मिली है। अब इन्हीं पर नाज था कि इनका निकल जाए, इसीलिए हम बहुत खुशी थे, अब बहुत दुआ भी करते थे कि इंशाअल्लाह ताला बाबू के कामयाबी मिल जाए कि बाबू में मेरा बहुत मेहनत कर रहे हैं। पढ़ने लिखने में तो हम लोग सब शुरू से अच्छे रहे हैं, और जब छोटी बहन का बीपीएससी में वो एज अ प्रोबेशन ऑफिसर सिलेक्शन हुआ तो वहाँ से भी भाई को अच्छा इंस्पिरेशन मिला। अभी भी ये क्लास में सेकंड नहीं हुआ, मैट्रिक में भी 10 से GPA लाया, इंटर में भी 95% लाया। उसके बाद ये जो है अपना UPSC तैयारी करने के लिए अपना लाइन को BBA में ले गया और उसको पढ़ते हुए सेल्फ स्टडी करते हुए लाया, इसलिए ज़्यादा खुशी की बात है। इश्तियाक रहमान की बहन शहनाज परवीन ने बताया कि शोरगुल के कारण उन्होंने गैरेज को अपना स्टडी रूम बनाया और कड़ी मेहनत की, जिसका परिणाम है कि उन्होंने UPSC सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता पाई है। इश्तियाक की सफलता से उनके भांजे भांजी भी काफ़ी खुश हैं। वो बहुत मेहनत भी किए, घर के भी सबको सपोर्ट किए, क्योंकि पापा के बाद वो यहाँ पे थे घर में, तो घर के लोगों को भी सपोर्ट किए, साथ साथ फिर अपने पढ़ाई भी किए, सब एजुकेशन सब वो कुछ साथ में ही किए। तो बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी बात है। मामा ने बहुत मेहनत की थी, उस हिसाब से अच्छा मिल गया उनको, इनके लिए अच्छा हुआ और हमें भी प्राउड लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, जितना उन्हें मेहनत की थी उन्हें बहुत अच्छा मिल गया। इश्तियाक रहमान की इस उपलब्धि से न सिर्फ उनका परिवार बल्कि पूरे रांची शहर में खुशी का माहौल है। उनकी यह सफलता उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सिविल सेवा में जाकर देश की सेवा करने का सपना देखते हैं। रांची से सहयोगी सौरभ के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। झारखंड स्टेट बार काउंसिल के 23 पदों के लिए कल राज्य भर में मतदान कराया गया। मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर जस्टिस अंबुजनाथ ने बताया कि इस चुनाव में 25,000 में से लगभग 70 से 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए झारखंड विधानसभा को कर्मी उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखा गया है। 18 मार्च को विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होने के बाद ही मतगणना हो पाएगी। मतपेटियों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के साथ स्ट्रांग रूम में रखा गया है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पाकुड़ में जिला अनुकंपा समिति की बैठक में 3 आवेदकों को अनुसेवक पद पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। आयोजित बैठक में अनुकंपा के आधार पर प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद दिनेश किस्कू, सनत कुमार माल और देवी धन मोहली को नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया। पाकुड़ जिले में जदातू उच्च विद्यालय में वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उपायुक्त ने निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन के निर्देश दिए। देवघर जिले में आज नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर और वार्ड पार्षदों के अलावा 14 मार्च को मधुपुर नगर परिषद के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और वार्ड पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह की प्रशासनिक तैयारियों को लेकर अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए। देवघर जिले में राष्ट्रीय महिला आयोग NCW द्वारा समाहरणालय सभागार में राष्ट्रीय महिला आयोग आपके द्वार के तहत राष्ट्रव्यापी महिला जन सुनवाई कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। सिमडेगा की उपायुक्त ने NIC सिमडेगा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अंचल अधिकारियों और भूमि से संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में वर्ष 2025 तक उपायुक्त ने जनता दरबार में प्राप्त भूमि विवाद से जुड़े आवेदनों के निष्पादन की प्रगति की समीक्षा की। सरायकेला खरसावां जिले में शिक्षा विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं और शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा बैठक में विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने, विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ाने और विभिन्न प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों में जिले के प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर उपायुक्त ने विशेष बल दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 13 से 15 मार्च तक
रांची के खेलगांव में होने वाली ग्रामीण उत्पाद प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए धनबाद से 25 महिलाएं रवाना हुई। गोविंदपुर किसान साथी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की महिलाएं अन्नपूर्णिका कोयलांचल की पौष्टिक मिठास ब्रांड के तहत रागी लड्डू का स्टॉल लगाएंगी। महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए उपायुक्त ने उत्पाद का ट्रेडमार्क कराने और बेहतर मशीन उपलब्ध कराने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। गुमला जिले में अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक हुई। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा कर पदाधिकारियों को बेहतर समन्वय, नियमित मॉनिटरिंग और त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। और अब बात मौसम की। राज्य में आज और कल आसमान साफ रहने तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 15 मार्च से रांची सहित राज्य के कई जिलों के मौसम में बदलाव की संभावना है। 15 से 18 मार्च तक राज्य के करीब 20 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान आकाश में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं और मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। तेरह फरवरी साल 1879 को सरोजनी नायडू का जन्म तत्कालीन हैदराबाद रियासत में हुआ। वे भारत की एक स्वतंत्रता सेनानी थीं। उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। मेधावी सरोजनी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें कविताएं लिखने का भी शौक रहा। एनी बेसेंट की प्रिय मित्र और गांधी जी की इस प्रिय शिष्या ने अपना सारा जीवन देश को समर्पित किया। अपनी लोकप्रियता और प्रतिभा के कारण कानपुर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की ये अध्यक्ष बनी। साल 1932 में सरोजनी नायडू भारत की प्रतिनिधि बनकर दक्षिण अफ्रीका भी गईं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल बनी। भारत सरकार ने इनकी जयंती के अवसर पर 15 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया। इनकी जयंती भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाई जाती है। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय के सभागार में झारखंड राज्य शतरंज संघ की ओर से आयोजित 3 दिवसीय नेशनल रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल खेले गए 10 चक्रों के बाद रेलवे के अरण्यक घोष, तमिलनाडु के हरि माधवन, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के दीप्तायन घोष, तमिलनाडु के कीर्तिकेयन मुरली, इंडियन पी अर्जुन कल्याण और रोहित एस, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड के मित्राभा गुहा, महाराष्ट्र के पुराणिक अभिमन्यु और बिहार के मोहम्मद रियान शीर्ष स्थान पर रहे। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम से जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त। झारखंड के किसानों को भी मिलेगा फायदा। विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन प्रश्नकाल में जनहित से जुड़े मुद्दों पर सरकार ने दिया जवाब। भोजन अवकाश के बाद कल्याण विभाग की अनुदान मांग पर होगी चर्चा। राज्य कैबिनेट की बैठक में कल 40 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। झारखंड में अब पर्यटकों पर लगेगा टैक्स। 23 जिलों में बनेंगे पुस्तकालय। और राज्य में आज और कल मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। 15 से फिर बदलेगा मौसम। 18 मार्च तक कई जिलों में छाएंगे बादल, बारिश की भी संभावना।